लोगों के साथ खड़े होने आई हूँ जिनको ये कहा जा रहा है। मैं यहाँ पहुंची हूँ तो मुझे कई लोगों ने कहा कि यहाँ मत आइए, आप क्यों जाना चाहती हैं? कोई नहीं जाना चाहता। एक दौर ऐसा होता था भारत में जब लोग अपराधियों के साथ खड़े होने में डरते थे। दर्द सहना मुश्किल होता है तो वो क्या करते हैं। और मैं ये उम्मीद और ये एक शिक्षा उनसे इसलिए लेने आई हूँ क्योंकि अक्सर ऐसा होता है आजकल कि जब मैं कोई बात कर रही होती हूँ, कई दिन मेरे पास ऐसे आते हैं जब मैं कैमरे के सामने बैठी होती हूँ, माइक मेरे पास होता है और मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं होता क्योंकि मैं इतनी निराशा से भरी होती हूँ। आपने वो वीडियो भी देखा होगा जिस वीडियो में बीजेपी के कार्यकर्ताओं को ये ट्रेनिंग दी जा रही है कि आपको ताली कैसे बजानी है, आपको उनकी सालगिरह मनानी कैसे है। मैं उन पत्रकारों में से एक हूँ जिन्होंने 100 साल शाहीन बाग में जो रोशनी इस डेमोक्रेसी को, इस संविधान को, भारत की आम जनता को, 140 करोड़ लोगों को जो 100 दिन की रोशनी मिली, वो मेरे जैसे पत्रकारों को भी मिली। उसको मैंने एक्टिवली कवर किया और उस वक्त मेरे पास कहने के लिए इतना कुछ होता था कि मैं एक दिन में 3 और 4 वीडियोस कवर करती थी, यानी वीडियो पोस्ट करती थी और उसके बाद आर्टिकल्स भी लिखती थी, उसके बाद ट्विटर पोस्ट भी लिखती थी, फेसबुक पे भी लिखती थी, इंस्टाग्राम पे भी लिखती थी। यानी मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि वो जो वक्त था वो विचारों का दौर था, वो वक्त था जो एक उम्मीद का दौर था, रोशनी का दौर था, कहने के लिए बहुत कुछ था, सुनने के लिए बहुत कुछ था। और वो एक ऐसे 100 दिन थे जिसने भारत को एक ऐसी दिशा दी, जिस दिशा और जिस एक ऐसा पैमाना सेट कर दिया कि हम अब उस पैमाने से पीछे जाने को तैयार नहीं। उसने अब पूरी एक मैं कहूँगी जनरेशन को, पूरी एक नस्ल को, पूरी एक पीढ़ी को आवाज़ दी। और आज जो यहाँ लोग बैठे हैं, मैं सबसे पहले तो कहना चाहती हूँ कि वो विक्टिम नहीं है। सबसे पहली बात तो मुझे अपनी वोकेबलरी भी, अपनी खुद की वोकेबलरी मुझे दुरुस्त करनी होगी, अपनी शब्दावली। जब मैं टीवी के कार्यक्रम करती हूँ, जब मैं अपनी बात कहती हूँ, तो मैं कहूँगी कि वो विक्टिम नहीं है, वो पीड़ित नहीं है, वो रक्षक है, वो डिफेंडर्स हैं। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहती हूँ ये कहते हुए कि मैं यहाँ पर आई हूँ कुछ कहने नहीं। मैं जो यहाँ फैमिलीज आई हैं, जो रक्षकों की, डेमोक्रेसी डिफेंडर्स की फैमिलीज हैं, वो माएँ और वो बाप और वो बहन और वो भाई हैं जिन्होंने ऐसे बेटे और बेटियों को जन्म दिया जो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को डिफेंड कर रहे हैं। मैं उन्हें सलाम करने आई हूँ। तो सबसे बड़ी बात तो मैं यही कहना चाहती हूँ। दूसरे, मैं ये नहीं कहना चाहती कि मैं उन्हें कोई आशा देने आई हूँ, कोई उम्मीद देने आई हूँ, कोई ढांढस बनाने आई हूँ। मैं यहाँ ये कहना चाहती हूँ कि मैं उनसे कुछ उम्मीद लेने आई हूँ। मैं उनसे ये पूछने आई हूँ कि जब आपके जीवन में, आपके दिन में जो सबसे अंधेरे, सबसे डार्क जो लम्हे होते हैं, आप उन्हें कैसे फेस करते हैं? जब उमर की माँ को उमर की याद आती है, जब खालिद सैफी की बीवी को खालिद सैफी की अपने पति की याद आती है, जब बच्चे उनके बिना बड़े हो रहे हैं और जब वो दर्द सहना मुश्किल होता है तो वो क्या करते हैं। और मैं ये उम्मीद और ये एक शिक्षा उनसे इसलिए लेने आई हूँ क्योंकि अक्सर ऐसा होता है आजकल कि जब मैं कोई बात कर रही होती हूँ, कई दिन मेरे पास ऐसे आते हैं जब मैं कैमरे के सामने बैठी होती हूँ, माइक मेरे पास होता है और मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं होता क्योंकि मैं इतनी निराशा से भरी होती हूँ। तो मैं उनसे ये पूछना चाहती हूँ कि जब आप निराशा से भर जाते हैं तो आप क्या करते हैं? आप मुझे वो उम्मीद दीजिए ताकि वो मैं उम्मीद फिर उन लाखों लोगों तक पहुँचाऊँ जिनको हो सकता है आप तक उनकी पहुँच नहीं है, लेकिन मुझे लोग, लाखों लोग देखते हैं और मैं उस उम्मीद को, उस रोशनी को, उस आशा को, उस उत्साह को मैं उन तमाम लोगों तक पहुंचाऊं। दूसरी एक अहम बात मैं ये कहना चाहती हूँ, ये बताना चाहती हूँ कि आज जिस तरह का हम देश देख रहे हैं और जिस तरह के देश बनाने की कोशिश हो रही है, अभी 2 दिन पहले हमारे प्रिय नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन था और उनके जन्मदिन को एक राष्ट्रीय पर्व की तरह मनाया गया। अभी मैं रास्ते में आ रही थी तो उनके जीवन पर
एक प्रदर्शनी लगी हुई है उनकी लाइफ की जर्नी पर। मैं तो सोच रही हूँ कि पिछले 30 साल से नरेंद्र मोदी जी जिस पब्लिक लाइफ में हैं, उनका एक दिन भी मिस नहीं हुआ कि उन्होंने एक दिन क्या किया वो कैमरे पे रिकॉर्ड ना हुआ हो। वो तो अपनी माँ से मिलने भी गए, तब भी कम से कम 20 कैमरे वहाँ मौजूद थे जो हर एंगल से कवर कर रहे थे। तो उनकी ज़िंदगी के तो सार्वजनिक और निजी पहलू भी हमें पता है, हर घंटे वो क्या कर रहे हैं हमें पता है। फिर भी उनकी जीवन को समझने के लिए प्रदर्शनी लगाई गई है। अखबार आप ये देखिए कि इंडियन एक्सप्रेस अखबार मोदी एक्सप्रेस अखबार बन गया, एक ऐसा अखबार जिसको पढ़ते हुए, जिसको समझते हुए मेरे जैसे लोगों ने पत्रकारिता सीखी। टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार, मैं नाम लेके बात करती हूँ, बुरा मत मानिएगा, अखबारों के हो सकता है वो लोग भी यहाँ मौजूद हो। टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार जो है वो टाइम्स ऑफ इंडिया तो नहीं बचा, टाइम्स ऑफ मोदी हो गया। 25-26 पन्नों के अखबार में 21 पन्नों पे एडवर्टाइजमेंट था, विज्ञापन था। तो एक ऐसे दौर में जहाँ पब्लिसिटी का ये आलम हो कि शाहरुख खान और आमिर खान और आलिया भट्ट और हमारे मुकेश अंबानी जी, अडानी जी का नहीं आया, उनकी विश नहीं आई, ये मुझे पता नहीं क्यों नहीं आया। वो बिजी थे शायद, वो आर्टिकल्स डिलीट कराने में, जो 138 आर्टिकल्स डिलीट करने थे लोगों को। तो ऐसे वक्त में जहाँ हर्षोल्लास के साथ एक ऐसे व्यक्ति का जन्मदिन मनाया जा रहा हो जिसकी पॉलिटिक्स का शिकार कम से कम 100 करोड़ लोग हैं इस देश में, आप उन लोगों के साथ खड़े हैं, मैं उन लोगों के साथ खड़े होने आई हूँ जिनको ये कहा जा रहा है। मैं यहाँ पहुंची हूँ तो मुझे कई लोगों ने कहा कि यहाँ मत आइए, आप क्यों जाना चाहती हैं? कोई नहीं जाना चाहता। एक दौर ऐसा होता था भारत में जब लोग अपराधियों के साथ खड़े होने में डरते थे, आज लोग पीड़ितों के साथ, डिफेंडर्स के साथ खड़े होने में डरते हैं। ये वो पॉलिटिक्स है, एक शख्स की, एक इंस्टीट्यूशन की पॉलिटिक्स, जिसके जन्मदिन को हर्षोल्लास के साथ मजबूर किया गया कि बताया जाए कि 150 करोड़ 140 करोड़ जो लोग हैं वो भी इसमें शामिल हैं। आपने वो वीडियो भी देखा होगा जिस वीडियो में बीजेपी के कार्यकर्ताओं को ये ट्रेनिंग दी जा रही है कि आपको ताली कैसे बजानी है, आपको उनकी सालगिरह मनानी कैसी है। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि जिस तरह का मुल्क बनाने की यहाँ पर कोशिश हो रही है और बड़े नाकाम तरीके से वो देश बनाने की कोशिश हो रही है, जिस संविधान की हत्या करने की कोशिश हो रही है, इसको 2025 नहीं लगता ये बनने में, अगर शाहीन बाग का आंदोलन नहीं होता। शाहीन बाग का जो आंदोलन हुआ 2025 में, उसने भारत के जो एक लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष और संविधान पर आधारित जो देश था और जिस तरह का धर्म पर आधारित हिंदू राष्ट्र बनाने की जो कोशिश थी, उसके बीच में दीवार बनके शाहीन बाग और शाहीन बाग की औरतें और वो तमाम लोग जो आज जेल में मौजूद है, यूएपीए जिन पे लगा हुआ है, वो दीवार बनके खड़े हो गए। वरना ये देश 2019 में ही वो देश बन गया होता जो ये आज बनाना चाहते हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं एहसानमंद हूँ उमर खालिद की, सैफी साहब की, तमाम वो 9 लोग जिनको बेल बना की गई है, वो 18 लोग जो जेल में हैं, वो हज़ारों औरतें जो जेल से बाहर हैं, वो दर्जनों लोग जिनको अंडरग्राउंड होने के लिए मजबूर कर दिया गया है। क्योंकि मुझे ये लगता है कि शाहीन बाग कोई ऐसा आंदोलन नहीं था जो ख़त्म हो चुका है। शाहीन बाग हमारे घरों में ज़िंदा है, हमारे दिलों में ज़िंदा है। और जितना ज़्यादा इस आंदोलन को दबाने की कोशिश होगी, आंदोलन देखिए, आंदोलन के कई तरीके होते हैं। कभी कभी आप आंदोलन करते हैं सड़क पे आके नारे लगाते हैं, कभी कभी आप आंदोलन करते हैं जब आप एक लेख लिखते हैं, कभी कभी मैं आंदोलन करती हूँ, रोज मेरा काम है, लेकिन कभी कभी मैं एक ऐसा वीडियो बनाती हूँ जो वीडियो मेरे लिए एक रेजिस्टेंस के एक सिंबल के तौर पे होता है, जैसे मैं एक आंदोलनकारी हूँ। ऐसे भी कभी वीडियो बनाती हूँ। आप लोग यहाँ तमाम जमा हुए हैं, आप में से बहुत सारे लोग, आपके पास बहुत काम होंगे, जैसे कि अभी सरकार विकास के कितने कार्य कर रही है, दिल्ली सरकार अभी क्या कर रही है, उनका सबका ढिंढोरा पीटना है। लेकिन आप यहाँ पे जमा हुए और आप यहाँ उन लोगों को सुनने आए हैं, उन लोगों के साथ देने आए हैं, इस वीडियो को आप डॉक्यूमेंट कर रहे हैं, स्पीच को, मैं कहूँगी आप भी इस आंदोलन का हिस्सा हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका यहाँ आने के लिए और हमें ये बताने के लिए कि उम्मीद हम नहीं छोड़ेंगे, हम इस देश को बचा के रखेंगे, बना के रखेंगे, ये हमारी जिम्मेदारी है, ये हमारा वादा है। हम जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आज़ाद, महात्मा गांधी के वारिस हैं।
वो ये देश हमें सौंप के गए हैं और ये हमारी जिम्मेदारी है कि जिस शक्ल में, जैसा सपना उन्होंने देखा था इस देश को बनाने का, हम इस देश को वैसा बनाने और बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। यहाँ बैठे हुए तमाम लोग जो फैमिलीज हैं और जो आप सब लोग आए हैं, आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आपको मैं सलाम करती हूँ। थैंक यू वेरी मच। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।